नमस्कार, जनता टीवी की स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। पेंगोंग से पीछे खदेड़े जाने के बाद चालाक चीन काफी बौखलाया हुआ है, लेकिन उसकी यह बौखलाहट महज एलएसी पर उसके घुसपैठ के ऑपरेशन फेल होने की वजह से नहीं है। दरअसल वैश्विक पटल पर चीन अलग थलग पड़ चुका है। एक तरफ अमेरिका चीन की प्लानिंग को एक्सपोज कर रहा है, तो वहीं ताइवान भी चीन को उसकी हैसियत याद दिलाने पर आमदा है। तो यूरोपीय देश भी चेक रिपब्लिक को चीन की ओर से धमकी दिए जाने के बाद चीन के खिलाफ लामबंद हो गए। और सबसे बड़ी बात, भारत के खिलाफ साजिश रच रहा चीन सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर भारत के चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस चुका है। ड्रैगन के मंसूबों से दुनिया की चिंता बढ़ गई है। यह न केवल भारत के लिए बल्कि यूरोपीय देशों और अमेरिका के लिए भी चिंता पैदा कर रहा है। दुनिया को कोरोना के संकट में धकेलने के बाद भी शायद चीन को सुकून नहीं है। एक और जहां दुनिया के तमाम देश कोरोना से लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर चीन जंग की तैयारियों और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपने सैन्य ठिकाने बनाने में जुटा हुआ है। वे बड़े खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। चीन की लाल सेना चुपके भारत को घेर रही है। उसके अंदाज ठीक नजर नहीं आ रहे। ये सनसनीखेज खुलासा पेंटागन की एक रिपोर्ट से हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि चीन भारत के चारों तरफ मौजूद करीब 1 दर्जन से ज्यादा देशों में सैन्य अड्डे बना रहा है। अगर इस बात में वाकई दम है तो चीन के मंसूबे वाकई खतरनाक हैं। ऐसे में भारत को अभी से चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि चीन की फितरत रही है कि वो अचानक ही वार करता है और सामने वाले को संभलने तक का मौका नहीं देता। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा भी किया है कि भारत के 3 पड़ोसी देशों समेत करीब 1 दर्जन देशों में मजबूत ठिकाने बनाने की कोशिश में चीन जुटा हुआ है। उसकी इस मंशा पर अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है कि चीन लंबी दूरी से भी अपना सैन्य दबदबा बनाए रखने के लिए 12 से ज्यादा देशों में अपने सैन्य ठिकाने बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जो सनसनीखेज खबर जारी की गई है, उसमें चीन भारत के 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार के अलावा थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, केनिया, सेशल्स, तंजानिया, अंगोला और तजाकिस्तान में अपने ठिकाने बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। पेंटागन ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट PRC मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2020 अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी है। इस रिपोर्ट में पेंटागन ने यह संदेह जाहिर किया है कि ये संभावित चीनी ठिकाने जिबूती में चीनी सैन्य अड्डे के अलावा हैं। इसका उद्देश्य नौसेना, वायुसेना और जमीनी बल के कार्यों को और मजबूत बनाना है। पेंटागन ने रिपोर्ट में कहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैन्य अड्डों का नेटवर्क अमेरिकी सैन्य अभियानों में दखल अंदाजी कर सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका को इस बात का भी खतरा सता रहा है कि PRC के वैश्विक सैन्य उद्देश्यों के तहत वो अमेरिका के खिलाफ आक्रामक अभियानों का समर्थन कर सकता है। अमेरिकी रक्षा विभाग के इस संदेह के पीछे बड़ा कारण भी है। दरअसल चीन की नीति पिछले कुछ सालों में ऐसी रही है जिसके तहत उसने दुनिया के छोटे-छोटे और खास तौर से गरीब देशों को टारगेट कर उन्हें अपने एहसान और कर्ज तले लाद दिया है। और इस तरह चीन ने नामीबिया, वनुआतु और सोलोमन द्वीपों पर पहले से ही अपना कब्जा जमा लिया है। ऐसे में दुनिया की शक्तियों को चीन के मंसूबों पर शक पैदा हो गया है, क्योंकि चीन ने न केवल उन देशों पर अपना दबदबा कायम किया है, बल्कि उसकी सैन्य गतिविधियां भी शक और संदेह पैदा कर रही हैं। चीन दरअसल बहुत तेजी से अपनी सैन्य क्षमताएं बढ़ाता जा रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा दौर में चीन के पास 200 परमाणु हथियार हैं। इसके अलावा वो जमीन, पनडुब्बियों और एयर बॉम्बर्स से दागी जाने वाली मिसाइलों के जखीरे में भी तेजी से इजाफा कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगले 10 साल में चीन अपनी परमाणु ताकत का न सिर्फ विस्तार कर लेगा, बल्कि अपने हथियारों को भी दोगुना कर लेगा।
देश जब कोरोना काल में एक अलग तरह के संकट से जूझ रहा है, ऐसे वक्त में भी चीन दुनिया में तनाव पैदा करने से बाज नहीं आ रहा। हालांकि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अगर चीन ने अब भी अपने खतरनाक मंसूबों पर रोक नहीं लगाई तो वो जल्द ही दुनिया की तमाम शक्तियों के निशाने पर आ जाएगा, जिसके इशारे अभी से मिलने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हम चीन की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे चीन छोटे छोटे देशों के खिलाफ डेट ट्रैप की साजिश रच रहा है ताकि उन पर कब्जा किया जा सके। लेकिन एक तरफ चीन अपना हिस्सा बताकर ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से बेदखल कराने पर तुला हुआ है, तो दूसरी तरफ ताइवान अपने आप को एक आजाद देश के तौर पर स्थापित करने के लिए कोविड-19 के बहाने के साथ चीन का नाम अपने पासपोर्ट से हटाकर चीन को उसकी हैसियत बताने वाला है। ताइवान के नजरिए से यह एक तरह का बॉयकॉट जरूर कहा जा सकता है। हाल ही में ताइवान ने अंग्रेजी कवर वाले जो नए पासपोर्ट का डिजाइन फाइनल किया है, उसमें से रिपब्लिक ऑफ चाइना गायब है। हालांकि कवर पर चीनी अक्षर जरूर लिखे हैं। चीन का उल्लेख हटाकर इस पासपोर्ट पर ताइवान और बड़े अक्षरों में लिखा गया। साथ ही ताइवान का राष्ट्रीय चिन्ह इस पासपोर्ट पर अब दर्ज है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ताइवान ने ये कदम उठाया क्यों? जबकि इस तरह की खबरें लगातार बनी हुई हैं कि चीन आक्रामक तौर पर ताइवान को अपने ही हिस्से के रूप में प्रचारित कर रहा है और ताइवान पर हमले तक के लिए तैयार है, तब ताइवान के इस कदम का क्या मतलब निकलता है? इससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि ताइवान सरकार ने इस साल अप्रैल में कहा था कि मौजूदा पासपोर्ट से ये भ्रम था कि पासपोर्ट धारक रिपब्लिक ऑफ चाइना से है या पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से। इसके बाद ताइवानी सरकार ने जुलाई में विदेश मंत्रालय को पासपोर्ट बदलने के लिए कहा था और स्पष्ट निर्देश दिए थे कि पासपोर्ट पर चीन के बजाय ताइवान को तरजीह मिलनी चाहिए। अगले साल से पासपोर्ट बदलने के फैसले के साथ ही ताइवान ने ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से चीनी एयरलाइन को भी ताइवानी एयरलाइंस करने की संभावना पर विचार करने को कहा। रॉयटर की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना वायरस काल में जब ताइवानी लोग हवाई जहाजों से यात्रा कर रहे थे, तब पासपोर्ट पर रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखे होने से उन्हें काफी मुश्किलें होती थी, क्योंकि कई देशों ने चीनी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध तक लगा रखे थे। दूसरी तरफ ताइवान उन देशों में शुमार रहा जहां कोविड-19 पर काबू बेहतर ढंग से पा लिया गया था। अपने कई पड़ोसियों की तुलना में सफलतापूर्वक कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए सुर्खियों में रह चुके ताइवान को पासपोर्ट के डिजाइन की वजह से कई समस्याएं झेलनी पड़ी। लेकिन क्या केवल इतनी सी बात है? क्या पासपोर्ट से चीन का नाम हटाने के पीछे सिर्फ यही वजह है कि ताइवानियों को चीनी नागरिकों जैसे सख्त प्रतिबंध न झेलने पड़े? दरअसल हम आपको बताते हैं, वास्तव में कोरोना काल में ताइवानी नागरिकों के साथ चीनियों जैसा जो सुलूक हुआ, पासपोर्ट में बदलाव के लिए वो महज एक ट्रिगर बना। इस तरह के बदलाव के बारे में ताइवानी सरकार कोरोना आउटब्रेक से पहले विचार कर रही थी। विशेषज्ञों के मुताबिक इस संकट की घड़ी में ताइवान को चीन के नाम के साए से मुक्त होकर अपनी संप्रभुता हासिल करने का रास्ता नजर आया। जाहिर तौर पर ताइवान के इस कदम के बाद अब चीन के साथ संप्रभुता की जंग में सीधे तौर पर शामिल हो जाएगा, क्योंकि चीन ताइवान की जमीन पर अपना दावा छोड़ने को कतई तैयार नहीं है। कोरोना काल में भी कई मौकों पर चीन ने साफ कहा कि ताइवान उसी का हिस्सा है। इसलिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ताइवान अपनी तरफ से कोई अलग बात नहीं कर सकता।
खासकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के सम्मेलन में चीन ने ये स्टैंड लिया था। ताइवानी सरकार पूरी तरह से इस पक्ष में है कि वो अलग देश के तौर पर पहचान कायम कर सके। ऐसे में ताइवान के लोगों का मन क्या कहता है, ये भी आपको बताते हैं। 2015 में एक लहर दौड़ी थी। तब ताइवानी लोग अपने पासपोर्ट पर लिखे रिपब्लिक ऑफ चाइना की जगह एक स्टिकर चिपकाते थे जिस पर रिपब्लिक ऑफ ताइवान लिखा होता था। चीन ने इस ट्रेंड का सख्त विरोध कर लोगों को प्रवेश न देने की धमकी दी थी और 2016 में मकाऊ और हांगकांग ने ऐसे पासपोर्ट वाले ताइवानियों को एंट्री नहीं दी। इसी तरह सिंगापुर ने भी कुछ ताइवानियों को स्टिकर लगाने के कारण डिपोर्ट कर दिया था। अमेरिका ने भी ऐसे स्टिकर्स के पासपोर्ट वालों को एंट्री न देने की चेतावनी दी थी। ये ट्रेंड तो खत्म हुआ, लेकिन चीन के प्रति ताइवानियों के मन में खटास बरकरार रही और चीन की हरकतों और ताइवान के प्रति आक्रामकता दिखाने वाले चीन को अब ताइवान उसकी हैसियत याद दिलाने की पूरी तैयारी कर चुका है। उधर चेक रिपब्लिक के सीनेट अध्यक्ष का ताइवान दौरा चीन को इतना खर गया कि उसने बैठे बिठाए चेक रिपब्लिक से दुश्मनी मोल ले ली। इस राजनीतिक यात्रा से तलमिलाए चीन ने चेक रिपब्लिक को धमकी दी है कि अब इस हरकत का अंजाम भुगतने के लिए वो तैयार रहे। तुरंत इसका जवाब भी चेक रिपब्लिक से आ गया और जिसमें उन्होंने कहा कि मर्यादा की सीमा चीन कतई पार न करे। चीन भले ही कूटनीतिक और सैन्य ताकत दिखाकर ताइवान और उसके साथ खड़े देशों पर अपना जोर चलाना चाहता हो, उसकी राह इतनी भी आसान नहीं होने वाली। कम से कम चेक सीनेट के प्रेसिडेंट मिलोस विस्ट्रिसिल ने इस बात को जाहिर कर दिया। उन्होंने चीन की चेतावनी को धता बताते हुए गुरुवार को ताइवान के नेता साई इंगवेन के साथ मुलाकात की। चीन ने इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय विश्वासघात बताया और मिलोस के बयानों पर चीन की वन चाइना पॉलिसी के उल्लंघन का आरोप लगाया। चेक रिपब्लिक सीनेट के अध्यक्ष मिलोस विस्ट्रिसिल के ताइवान दौरे के बाद चीन बौखला गया है। अब चीन ने चेक रिपब्लिक को धमकी देते हुए कहा कि उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चेक रिपब्लिक के सीनेट के अध्यक्ष मिलोस विस्ट्रिसिल ने चीन की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए ताइवानी राष्ट्रपति साई इन-वेन से गुरुवार सुबह मुलाकात की। चीन ने मिलोस विस्ट्रिसिल की इस ताइवान यात्रा को अंतर्राष्ट्रीय विश्वासघाती कदम और बीजिंग की वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन करार दिया। सबसे ज्यादा तल्ख बयान 5 दिवसीय दौरे पर गए चीनी विदेश मंत्री वांग यी की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि मिलोस विस्ट्रिसिल ने रेड लाइन को पार किया है। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है और अन्य देश और ताइवान के बीच आधिकारिक संपर्क पर वो आपत्ति जताता है। चीन के विदेश मंत्री ने सप्ताह के अंत में कहा कि विस्ट्रिसिल को उनके अदूरदर्शी व्यवहार और राजनीतिक अवसरवाद के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वांग यी ने चेक के सीनेट के अध्यक्ष की ताइवान यात्रा का हवाला देते हुए कहा कि एक चीन नीति को चुनौती देने वाले किसी को भी भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि ताइवान चीन क्षेत्र का अविभाज्य हिस्सा है और ताइवान मुद्दे पर एक चीन नीति को चुनौती देना यानी 1.4 अरब चीनियों को दुश्मन बनाना और अंतर्राष्ट्रीय विश्वास और आचरण का उल्लंघन करना है। वांग के इस बयान की जर्मनी, स्लोवाकिया और फ्रांस ने आलोचना की। जर्मनी के विदेश मंत्री हेइके मास ने बुधवार को वांग की धमकी पर कहा कि यूरोपीय देश अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों का सम्मान करता है और उनसे भी यही अपेक्षा करता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बर्लिन में प्रेस ब्रीफिंग में वांग के बगल में खड़े जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि धमकी यहां पर उचित नहीं है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने वांग की इस टिप्पणी को अस्वीकार्य करार दिया, तो वहीं स्लोवाकिया के राष्ट्रपति केपुटोवा ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि यह धमकी यूरोपीय सदस्यों में से एक को दी गई है और इसका उसके प्रतिनिधि खंडन करते हैं और यह अस्वीकार्य है। मिलोस विस्ट्रिसिल
जिनकी यात्रा ने कूटनीतिक तूफान पैदा किया, वो 90 सदस्यीय डेलीगेशन के साथ 30 अगस्त को ताइवान आए। उन्होंने ये घोषणा करते हुए कहा कि चेक गणराज्य बीजिंग की आपत्तियों के आगे नहीं झुकेगा, जो लोकतांत्रिक रूप से शासित द्वीप को ब्रेक्जिट प्रांत मानता है। गुरुवार को उन्होंने ताइवान की राष्ट्रपति साई इंवेन और अन्य अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी, जिसके बाद चीन की नींद उड़ गई है। तो चालाक चीन डेट ट्रैप के जरिए अपनी चालबाजियों को साधना चाहता है। कई ऐसे देश हैं जो चीन के इस जाल में फंस चुके हैं। दरअसल लगभग 150 देशों को चीन अपने डेट ट्रैप में फंसा चुका है, जिसकी जद में न सिर्फ श्रीलंका, पाकिस्तान और भारत को दगा देकर चीन का पिछलग्गू बना नेपाल भी फंसा है। चलिए चीन के इस डेट ट्रैप को आज हम एक्सपोज करते हैं। दुनिया में अब चीन गरीब देशों को सबसे ज्यादा लोन देने वाला देश बनता जा रहा है। चीन की डिप्लोमेसी ये है कि पहले गरीब देशों को ऋण के जाल में फंसाया जाए और फिर उस पर कब्जा कर लिया जाए। इस नीति के दम पर चीन आज दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर सुपर पावर बनने की फिराक में लगा हुआ है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक चीन ने 150 देशों को $1.5 ट्रिलियन का लोन दिया, जबकि वर्ल्ड बैंक और IMF ने महज $200 अरब का ही कर्ज दिया है। चीन ने दर्जन भर देशों को उनकी जीडीपी से 20% से ज्यादा कर्ज दिया। जिबूती इकलौता देश है जिस पर कुल कर्ज का 77% हिस्सा चीन का है। चीन 150 देशों को कर्ज के जाल में फंसा चुका है। कर्ज के बदले चीन उस देश में घुसपैठ करता है और कब्जा भी। श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल चीन के ट्रैप में फंसे हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर पहले कर्ज देना और फिर उस देश को एक तरह से कब्जा कर लेना, इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं। यह शब्द चीन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इस पर चीन तर्क देता है कि इससे छोटे और विकासशील देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, जबकि हकीकत यह है कि चीन ऐसा करके छोटे देशों को कब्जा कर रहा है। अमेरिकी वेबसाइट हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट बताती है, चीन शुरू से ही छोटे देशों को कर्ज देता रहा है। 1950 और 1960 के दशक में चीन ने बहुत से छोटे छोटे देशों को कर्ज दिया। ये ऐसे देश थे जहां कम्युनिस्ट सरकारें थी। जर्मनी की कील यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड इकोनॉमी पर जून 2019 में एक रिपोर्ट जारी की थी। इसके मुताबिक 2000 से 2018 के बीच देशों पर चीन की उधारी $500 अरब से बढ़कर $5 ट्रिलियन हो गई। आज के हिसाब से $5 ट्रिलियन 375 लाख करोड़ रुपए होते हैं। जाहिर है चीन का ये डेट ट्रैप किसी छोटे और विकासशील देश को मजबूत करने के लिए मदद नहीं, बल्कि उन देशों पर धीरे धीरे कब्जा करने की साजिश है, जिसे जनता टीवी आज एक्सपोज कर रहा है। तो सीमा पर आके तरे रहे चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत ने ड्रैगन की मुश्कें 3 तरफ से कसना शुरू कर दी हैं। घेराबंदी ऐसी कि चीन को समझ में आ जाएगा कि यह नए जमाने का भारत है और इससे पार पाना आसान नहीं है। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चों पर जो जाल बुना, उसमें चीन का नेतृत्व छटपटाने लगा है। भारत के चक्रव्यूह में चीन लगातार घिरता जा रहा है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया में वो अलग थलग पड़ चुका है, वहीं उसके आर्थिक हितों पर भी करारी चोट पहुंची है। सैन्य मोर्चे पर जहां भारत ने LAC पर मजबूत घेराबंदी की, वहीं मित्र देशों से लगातार शस्त्रागार को भी भर रहा है। 3 महीने में रूस की दूसरी यात्रा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जाना इसी मुहिम का हिस्सा है। भारत की कोशिश है कि रूस से अत्याधुनिक हवाई रक्षा प्रणाली S-400 की जल्दी से जल्दी आपूर्ति हो और इसके साथ ही भारतीय शस्त्रागार में मौजूद रूसी सैन्य उपकरणों का
उन्नतीकरण हो। सैन्य मोर्चों पर भारत ने पिछले एक हफ्ते में एलएसी पर ऊंची चोटियों पर अपनी मोर्चाबंदी को रणनीतिक रूप से बेहद मजबूत स्थिति में ला दिया। इस मोर्चे पर भारत ने एलएसी पर 38 पिनाका मिसाइल, बैटरी समेत स्ट्राइक कोर का ऐसा चक्रव्यूह रच दिया, इससे पार पाना चीन के लिए आसान नहीं होगा। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत ने चीन को दुनिया में अलग थलग कर दिया है। अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इजराइल, दक्षिण कोरिया जैसे रणनीतिक साझेदारों के साथ लगातार भारत का संवाद बना हुआ है और एलएसी पर चीन की हर हरकत को शेयर कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रूस की दूसरी यात्रा भारत की कूटनीतिक मुहिम का हिस्सा है। इतना ही नहीं, पड़ोसी देशों श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ भी भारत ने अपनी कूटनीतिक साझेदारी को मजबूत किया है। म्यांमार और वियतनाम जैसे चीन के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भी वार्तालाप का सिलसिला बढ़ा दिया है। भारत के कूटनीतिक चक्रव्यूह का असर है कि पूरी दुनिया में चीन अकेला पड़ चुका है। आर्थिक मोर्चों पर भी भारत ने एक के बाद एक लगातार चीन को भारी चोट पहुंचाई। मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध से लेकर चीनी खिलौनों और चीनी सामान के बहिष्कार के निर्णय विनाशकारी हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था के स्तर पर चीन को चोट पहुंचाने की इस मुहिम में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और दक्षिण कोरिया भारत के साथ खड़े हुए हैं। भारत के प्रतिबंधों का असर है कि चीन की टिकटॉक जैसी कंपनी बिकने की कगार पर आ गई है। चीन के लिए भारत 100 अरब डॉलर का कारोबारी बाजार है, लेकिन एलएसी पर चीन की चालाकियों और पैंतरेबाजी और एलएसी पर बने हुए तनाव से जो विश्वास पैदा हुआ, उसमें भारत का भरोसा जीतना अब चीन के लिए आसान नहीं होगा। तो इसी के साथ फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। यहां रुकेंगे कुछ देर के लिए, लेकिन जनता टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं।